आज हमें पता था कि पीटीआई ने रैलियां निकालनी थी, जलसे जुलूस करने थे। सरकार ने भी बज़ाहिर तहैया किया हुआ था कि उन्हें ये नहीं निकालने देनी। इसीलिए हमने देखा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सेक्शन 144 नाफिज था। लाहौर में भी कल रात को ही पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया और पूरी कोशिश की गई कि पीटीआई अपना कोई स्ट्रीट पावर ना दिखा सके। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने एक रैली निकाली, कई और भी रैलीज निकली, राइवल रैलीज कहा जा रहा है क्योंकि पीटीआई के अंदर भी दड़ेबंदी है। यहाँ पे भी कराची में भी एहतजाज हुआ, मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट्स आ रही हैं, बलूचिस्तान के भी, कि पीटीआई ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के कोशिश की कि अपने लीडर की रिहाई के लिए वो आवाज़ उठाएँ। अब शाम गए जब टीवी चैनलों पे महफिलें सजती हैं तो सवाल ये उठ रहा था कि क्या पीटीआई के लोग जो है वो थक रहे हैं, क्यों पावर शो नहीं हो सका। अरे भाई, जब सरकार नहीं करने देगी और बोलेगी कि जी कि आपको इजाज़त ही नहीं है तो वो कैसे करेंगे। हम थोड़ा सा इस सूरत हाल को देखेंगे। साथ ही ये खबर भी आई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हालिया दिनों में हमने देखा जो सज़ाएं दी गई हैं पीटीआई के अरकान असेंबली को, उनमें से 9 को आज इलेक्शन कमीशन ने डिसक्वालीफाई किया। इसमें सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब शामिल हैं। दीगर भी जो फ्रंट रैंकिंग लीडर्स हैं पीटीआई के, उनके नाम इसमें शामिल हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि आर्टिकल 63(1)H के तहत हम ये फैसला कर रहे हैं कि ये लोग अब असेंबलियों में नहीं बैठ सकेंगे। हालांकि जो फैसले आए थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के, वो अभी अपील में जाने हैं, उसका पूरा एक प्रोसेस है। तो हम थोड़ा सा इस सिचुएशन पे नज़र डालेंगे। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट गौरी, और लाहौर से हमारे साथ हैं बैरिस्टर रिदा हुसैन जो कानूनी मामलात की महारत रखती हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं। तो सबसे पहले आमिर, मैं अगर आपसे ओपन करूं, हमने ये देखा कि पीटीआई काफ़ी डिटर्मिन्ड थी कि हम निकलें बाहर, अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं, लेकिन उन्हें ये सब नहीं करने दिया गया। तो गवर्नमेंट का इसरार ये है कि जब जब आपको इजाज़त दी आप वायलेंस करते हैं, दंगा फसाद करते हैं। इस दफ़ा हमने देखा कि जो कॉल थी वो पीसफुल प्रोटेस्ट की थी, काफ़ी डिटर्मिन्ड थी पीटीआई की लीडरशिप कि हम बाहर निकलें लेकिन वायलेंस ना हो। तो आज का दिन आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस रही? सबसे पहले तो शाहजेब आपको और वसुता साहब को सलाम, और रिदा को भी जो लाहौर से मैं ज्वाइन कर रही हैं। देखिए, मुझे इस तरह लगता है कि पाकिस्तान के अंदर शाहजेब जो सियासत है वो थक गई है। सियासत भी थक गई है, जमहूरियत भी थक गई है। वो लोग जो 40 साल से हम देख रहे हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, जब वो अब धड़ल्ले से बैठ के ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुकूमत जो है वो, या जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है वो हाइब्रिड है, तो बाकी तो कोई बात रह नहीं जाती। इसलिए कि वो उससे आगे जाके नहीं बताएंगे कि जब हाइब्रिड गवर्नमेंट होगी तो फिर पावर किसके पास होगी। ये भी बड़ा अजीब लगता है कि जिस वक्त आपके टेलीविजन प्रोग्राम्स के ऊपर बैठ के गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, और ये सिर्फ हुकूमत जो अब बैठी है ये वो वाली हुकूमत नहीं है, इससे पिछली हुकूमतों के अंदर भी हमने देखा कि वो एक तरफ एक ही सांस में ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है वो राइट है, वो हुस्न है जमहूरियत का, और साथ ही बता देते हैं कि दफ़ा 144 लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि बहुत से लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन मेरे ख्याल तक तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि दफ़ा 144 क्या होती है, कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो अगर फ़र्ज़ किया आप सारे मुल्क के अंदर, बड़े शहरों के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर देंगे तो फिर तो वो रियासत जो है वो पुलिस रियासत बन जाएगी। ये कहना कि आज के दिन उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, खुद सोचना चाहिए था, ये कश्मीर का दिन है, फ़लस्तीन के भी नारे लगाए गए, तो सवाल ये है कि हुकूमत जो है उसको किस चीज़ का डर है? इस वजह से कि उसको ये पता है कि इमरान खान जो हैं, जो जितने अरसे से जेल में है, अब उनके पास सिर्फ एक कार्ड रह गया है, पार्टी तो उनकी टूट फूट चुकी है। इसलिए कि पार्टी जिस तरह बना के दी गई थी, जिन्होंने बनवाई थी उन्होंने इसको तोड़ दिया, ठीक है ना। वो लोग जो हैं वो वापस अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, जब तक उनको कोई नई कॉल नहीं जाएगी वो वापस सियासत में नहीं आएंगे। तो उसके अंदर इमरान खान के साथ जो इस वक्त जो सो कॉल्ड पार्टी लीडर्स हैं, उनकी हमें सियासत के अंदर कहीं नज़र वो है, मतलब कुछ साल पहले से वो कभी सियासत में नज़र नहीं आए थे। तो अगर फर्ज किया, मैं एक और टर्म यूज़ करने लगूँ
जो मोहम्मद वसीम जो है पाकिस्तान के बड़े नामी गिरामी प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं पॉलिटिक्स और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में पाकिस्तान की सियासत को एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी कहा है। तो हो सकता है जहां हम हाइब्रिड डेमोक्रेसी तक पहुंचे हैं, हाइब्रिड गवर्नमेंट तक पहुंचे हैं, तो कल को हम ये भी कहना शुरू कर दें, क्योंकि आज तक तो हम ये डरते थे कहते हुए कि भाई डायरेक्ट नाम नहीं लेना, तो पावर्स दैट बी और इस किस्म की चीजें। अब उसके अंदर जो कुछ हो रहा है, हुकूमत जो है वो इस तरह लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठी है कि उसने अपने जिम्मे कुछ काम ले लिए हैं, तरक्याती काम, कुछ सड़कें बना देगी, कुछ डैमों की बात हो जाएगी, कुछ पैसे जो है मांग मांग के हुकूमत चलाने की बात हो जाएगी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा आपको कि हमें ना मुल्क में सियासत नजर आती है, और वो हुकूमत पार्टियां जो हुकूमती पार्टियां हैं जिनकी मतलब लंबी तारीख है उनको भी ले लें, और फिर इमरान खान की पार्टी जिनकी एक लंबी कोशिश थी और फिर वो फौज ही की मदद से 2018 में हुकूमत बनाने में कामयाब हुए थे। अब इस तरह लगता है कि सारे लोग जो है ना ये लड़ने मरने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो इनका असल काम था यानी अवाम के लिए काम करने का, वो कहीं नजर नहीं आता। और इसी वजह से आपने देखें कि पिछले 1-2-3 सालों में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में से लोग ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान से निकल सकता है शख्स वो निकल रहा है। तो उस सूरत में आई थिंक इस पे और तो कमेंट करना जो है वो रिदा करेंगी कानूनी हवाले से, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि ये दोनों बड़ी जमातें जो हैं वो भी अब भूल भुला गई हैं। उनके जो 70 साल से बड़े लीडर हैं वो अभी चाहते हैं कि उनके आखिरी दिन जो है वो आराम में गुजरें, और जहां तक अवाम का ताल्लुक है तो अवाम तो पहले से जलील हो रही है, कुछ अरसा और जलील हो जाएगी, तो उसमें कौन सी बुरी बात है। अच्छा आमिर, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आपने फरमाया कि पाकिस्तान में अब सियासत तो रही नहीं, और अपेरेंटली ये बात महसूस भी होती है कि शायद ऐसा ही है। आपने ये भी कहा कि तोड़ फोड़ दिया, जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है पीटीआई को जिन्होंने बनाया उन्होंने तोड़ दिया, ये बात भी बज़ाहिर ठीक ही लग रही है। तो और ये जो इस वक्त अंदरूनी टूट फूट चल रही है पीटीआई में, तो वो मुझे मुहावरा याद आ रहा है कि दे नेवर मिस अ चांस टू मिस अ चांस, वो चल रहा है वहाँ मामला। अब जबकि रिजर्व सीटें भी उनके हाथ से निकल गई हैं, तो अब तो ज़ाहिर दांत भी निकल गए हैं, सब कुछ बेज़रर सी एक पार्टी है, उसको कोने में खड़ी दही खा रही है, आपका क्या ले रही है। उसके बावजूद भी डर क्यों है कि अब जो है आज ही खबर आई है कि 6 और को डी सीट कर दिया गया, उससे पहले जुलाई 28-29 जुलाई को 3 को डी सीट कर दिया गया, तो रिज़र्व सीटें छीन ली, डी सीट भी कर दिया, तो सीधा सीधा कह दें भाई जाओ। तो ये जो डर है अब भी क्यों है, जबकि सारे दांत वांत निकाल दिए उन्होंने। वसत देखिए, एक चीज पे तो आप एग्री करेंगे कि गुज़श्ता काफी सालों से मुसलसल काम करते हुए जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक चीज तो अचीव कर ली है कि पाकिस्तान के अंदर अब पॉलिटिकली 4 मुल्क हैं, यानी 4 हुकूमतें हैं। पंजाब के अंदर जो हुकूमत है उसकी कहीं और हुकूमत नहीं है सवाए सेंटर के। जो केपी के अंदर बैठी हुई हुकूमत है वो पहले पाकिस्तान के अंदर सारे इलाकों में हुकूमत कर रही थी, अब सिर्फ केपी के अंदर है। जो सिंध की पार्टी है वो अब सिंध ही के अंदर बैठी है, सवाए इसके कि उसको बलूचिस्तान के अंदर जो है मिल मिला के एक हुकूमत दे दी गई है। और उसी तरह फिर आपने समझा बलूचिस्तान में लोग ये कहते हैं कि वहां पर बाकायदा जो हाइब्रिड हुकूमत है उसकी पूरी शक्ल वहां पर मौजूद है। तो अगर उस सूरत के अंदर सिर्फ मुल्क को देखा जाए तो किसी किस्म की जो यूनिटी है ऑफ एक्शन वो तो आपको नजर नहीं आएगा। सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो ये कहेंगे कि 18th अमेंडमेंट के बाद सारे जो मामलात हैं वो ज़्यादातर जो अवाम की खिदमत के मामलात हैं वो तो सूबों के पास हैं, लिहाजा हम सड़कें बनाएंगे, हम नहरें खोदेंगे, हम फल सफाई करवाएंगे, लोगों को नौकरियां शौकरियां देने का कोई मसला नहीं, वो उस पर पाबंदी है। तो ये जो मैं ये कह रहा था कि सियासत जो है वो इसलिए नजर नहीं आती कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अब देखें ना इनका एजेंडा क्या है। ये 2 पार्टीज जो हैं को ये पता है कि अगर ये फर्ज की आपस में इकट्ठी ना बैठी तो ये हुकूमत नहीं कर सकती, और डर इस बात से है कि अब इनकी ये पिछले इलेक्शन के अंदर हमने देखा कि जो हमें इलेक्टोरल स्ट्रेंथ थी वो नजर नहीं आई थी, और इसी वजह से इल्जाम है। और दूसरी तरफ से इमरान खान जो है उनको ये पता है कि उनकी पार्टी बेशक तोड़ दी गई है, और इसी वजह से भी तोड़ दी गई है नजर आती है कि अगर देखें ना पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो बाकी सारे लोग होते हैं, सेक्रेटरी जनरल है या नायब सदर है या सदर है,
आपने पिछले काफी अरसे से जो पीटीआई के सदर हैं यानी परवेज इलाही साहब, उनका कोई बयान नहीं सुना होगा। लोगों को उम्मीदें हैं कि शायद शाह महमूद कुरैशी को इसलिए सजा नहीं दी गई कि शायद उनके ऊपर कोई काम हो रहा है कि इमरान खान को अगर हटाना हो तो अगर फर्ज किया पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके सारे लीडर जो इस वक्त नजर आते हैं, जो प्रोग्राम्स पे बैठे हैं, वो दिन रात ये कहते रहे कि बानी से मुलाकात होगी तो बानी हमें बताएंगे और हमें मिलने दिया नहीं जा रहा। वो बहनें जो काफी अरसे से कभी सीन पे थी नहीं इमरान खान के बारे में, एंड ये मैं क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं कह रहा, ये हम वो देख रहे हैं जो हमने सारी पिछले 20-30 साल की पॉलिटिक्स देखी है। तो अब वो रोज जो है वो जेल जाने की कोशिश करती हैं, फिर वो एक खबर बनती है कि अगर बानी जो हैं वो उनको नहीं बताएंगे तो इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो अपना कोई सियासी दिमाग नहीं है। तो लिहाजा मैं ये कह रहा हूं कि और जो सियासी दिमाग है वो इस वक्त लड़ने के लिए तैयार है। अगर वो इस हुकूमत को कुछ समझते नहीं हैं और दूसरी तरफ से जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ये कहती है कि हमने सियासत में दखल नहीं देना, इन्होंने बात करनी है, पॉलिटिकल डायलॉग तो कर लें। इमरान खान को चूंकि सिर्फ ये पता है कि उनके पास अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रीट पावर मौजूद है। अगर वो खुद बाहर होंगे, यानी खुद बाहर नहीं होंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो रहा। अगर वो खुद बाहर होंगे और वो लोगों को शायद जो है सड़कों पर निकालने की कोशिश करें तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनेगा। सिर्फ ये एक जो है एक पॉइंट रह गया है पीटीआई के पास जिसकी वजह से वो सियासत कर रही है। और दूसरे लोगों को डेफिनेटली इस वजह से उनको पता है कि अगर ये लोग बाहर निकलेंगे तो फिर ये अमन से तो बात सुनेंगे नहीं। और इसी वजह से शायद वो 9 मई का जो है बार बार जो है वो हवाला देते रहते हैं कि अगर ये सड़कों पर निकलेंगे किसी भी पाकिस्तान के बड़े शहर में तो इनको कंट्रोल करने के लिए फिर ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर शायद हुकूमत जो है वो इनके हाथ से निकल जाए। आमिर, वापस आते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि इनके जो साहबजादों को लाने की बात हो रही है ताकि एक नई रूह फूंकी जाए अपोजिशन की मूवमेंट, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं रिदा को यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। रिदा, हमने ये देखा कि एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे इतनी सारी सजाएं सुनाई गई। मतलब पाकिस्तान में हमने मार्शल लॉ भी देखे, हर तरह के दौर देखे, लेकिन इतने सारे अरकान पार्लियामान को एटीए एंटी टेररिस्ट कोड की तरफ से सजाएं देना, और फिर आज आ गया इलेक्शन कमीशन का भी कि डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं। थोड़ा बताएंगी कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी काफ़ी सीरियस सवालात हैं, उनका जो बिहेवियर रहा है इलेक्शन में और अभी, कि ये सब चैलेंज होगा, राइट? शुक्रिया शाहजेब साहब। शाहजेब साहब, जो आज इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन आई, जैसे आपने शुरू में कहा, उन्होंने आर्टिकल 63 का हवाला दिया उस नोटिफिकेशन में और कहा कि हमने इस बुनियाद पे नाअहल किया है। जो ये आर्टिकल 63 है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आपको उसको पढ़ें, उसमें लिखा है कि अगर किसी शख्स को अदालत 2 साल से जायद की सजा दे उन ऑफेंसेस के लिए जो मॉरल टर्पिट्यूड के जुमरे में आते हैं, फिर उनको नाअहल करार दिया जा सकता है। और आइन में ही इसका प्रोसीजर दिया गया है कि जो स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, वो एक रेफरेंस भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को और उस बुनियाद पे फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी कि क्या ये जो मेंबर है वो अहल है या ना अहल है। और ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो आइन में ही दर्ज है। मगर इस सूरत हाल में जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने सिर्फ सजा की बेसिस पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं जिनको ना अहल करार दिया है, उनको मौका भी नहीं दिया कि वो सामने आए, वो अपना मौका पेश करें, और उनको नाअहल कर दिया है। और अगर हम देखें इसी हुकूमत के बयान को सामने रख लें तो हुकूमत के मेंबर्स कहते हैं, पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को नाअहल कर दिया है उनका मौकफ सुने बगैर। तो जो प्रोसीजर है आइन में, मेरी नजर में वो फॉलो नहीं हुआ और कम अज कम इलेक्शन कमीशन को इन मेंबर्स को सुनना चाहिए था, इनका मौकफ सुनना चाहिए था इन नोटिफिकेशंस जारी करने से पहले। और हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, जो पिछले साल मखसूस नशिस्तों का फैसला आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए उनकी रिजर्व सीट्स। तकरीबन 1 साल के लिए इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पे अमल नहीं किया। मेरी नजर में उस फैसले की तौहीन की इलेक्शन कमीशन ने और वेट किया जब तक आईनी बेंच ना बने। वो आईनी बेंच ने फिर फैसला ओवरटर्न किया और फिर इलेक्शन कमीशन ने फौरन उस फैसले पे अमल करके हुकूमत को और हुकूमत के इत्तेहादी जो पार्टीज हैं उनको मखसूस नशिस्तें दे दी। और ये कहना बहुत जरूरी है कि अदालतों के फैसलों से पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन को तब्दील किया जा रहा है। जो मखसूस नशिस्तों
लोगों का फैसला है, उसके जरिए 20 सीटें आपने हुकूमत को और हुकूमत की जो इत्तेहादी हैं उनको दे दी हैं। अब क्या किया जा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑपोजिशन की जो लीडर्स हैं उनको नाअहल कर रहे हैं। तो जो अवाम है उन्होंने तो 2 दहाई अक्सरियत नहीं दी इस हुकूमत को, अदालती फैसलों के जरिए इस हुकूमत को 2 दहाई अक्सरियत दी जा रही है और जो ऑपोजिशन है उसको एक तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपने बात की कि जो ये दहशतगर्दी के कानून इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारी मुल्क की अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो दहशतगर्दी के कानून है वो सियासी वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। हम प्रेजेंटली अगर देखें जो हमारी अदालत उज़्मा है उनके बेतहाशा फैसले हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के कानून लगाने से पहले ये दिखाना होता है कि जो शख्स है उनकी नीयत थी कि वो जो है वो माशरे में दहशत फैलाएं। और अगर आप जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के फैसले जो आए हैं वो पढ़े, उनमें तो ऐसा लग रहा है कि एहतजाज करना जो है उसको भी दहशतगर्दी के जुमरे में लाया जा रहा है। और अफसोस से कहना पड़ता है जो रियासत का अप्रोच रहा है May 9 के जो केसेस हैं उनके हवाले से, वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट अप्रोच है और ये इंसाफ नहीं है। कुछ केसेस को उन्होंने फौजी अदालत भेज दिया, कुछ केसेस को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में वो ट्रायल करें। आज तक मैंने देखा है, मुझे समझ नहीं आई कि किस बेसिस पे इन्होंने फौजी अदालत में ट्रायल्स किए हैं और कुछ लोगों की इन्होंने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में ट्रायल्स किए हैं। जो फौजी अदालतों के फैसले वो आज तक सामने नहीं आए। हमें आज तक नहीं पता कि जो May 9 के केसेस थे जिनमें फौजी अदालतों में जो ट्रायल्स हुए किस बेसिस पे वो कन्विक्शंस हुई हैं। नहीं, वो आपने देखा था ना कि उसमें कुछ विटनेसेस हैं जो कोई मेज के नीचे छुपा हुआ है। वो नहीं, वो दूसरा है, वो एंटी टेररिज्म। पाकिस्तान की मौजूदा अदालती और सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी आमिर गौरी और बैरिस्टर रिदा हुसैन हैं। रिदा, वक्फे से पहले बात हो रही थी कि ये जो सज़ाएं दी गई हैं और जो अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया गया है, एक मैंने जो है वो तबसरा पढ़ा लीगल्स का। उन्होंने एक नुक्ता ये उठाया कि मान लिया कि इन लोगों ने दहशतगर्दी की, जो 4 पुलिस वालों ने गवाह बन के गवाहियाँ दी वो भी सच्ची हैं और इनको सज़ा भी ठीक मिल गई, लेकिन उन गवाहों की बुनियाद पे 100 बंदों को तो 10-10 साल कैद की सज़ा मिल गई, लेकिन उन्हीं गवाहियों की बुनियाद पे जो 5-6 लोग थे उनको बरी कर दिया गया। हालांकि उनके खिलाफ भी इन्हीं 4 गवाहों ने गवाहियाँ दी थी, जैसे फवाद चौधरी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, जैन कुरैशी हैं, ख्याल कास्त्रो हैं, फैजुल्लाह ममूका वगैरह हैं। तो ये ज़रा हमें कानूनी चमत्कार समझाइए कि सेम गवाहियाँ लेकिन 100 के खिलाफ सज़ा हो गई और 5 उन्हीं गवाहियों के बावजूद बच गए। बहुत सी इनकन्सिस्टेंसीज हैं जो ये इंसदादी दहशतगर्दी के जो फैसले आए हैं अदालतों के, उनमें बहुत ज्यादा इनकन्सिस्टेंसीज हैं। एक जो आपने बताया ये एक बहुत ग्लेयरिंग इनकन्सिस्टेंसी है कि एक ही शहादत के बेसिस पे कुछ लोगों को बरी कर दिया, कुछ लोगों को सजाएं सुना दी गई हैं। और जब जो ये मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके जो सियासी वर्कर्स हैं, जब वो इनको अपील में चैलेंज करेंगे, बिल्कुल उनको ये नुक्ता भी उठाना चाहिए कि ये एक ब्लेटेंटली इनकन्सिस्टेंट जजमेंट है। और अगर आप इन जजमेंट्स को पढ़ें, हमें बताया जाता था उस वक्त की जो अस्करी अथॉरिटीज़ थी, जो सिविलियन अथॉरिटीज़ थी, जो गवर्नमेंट थी हमारी, उस टाइम पे हमें कहा जाता था कि ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस है हमारे पास, ये जो 9 मई में हुआ है, इस तरह उनकी स्टेटमेंट्स आती थी। मैंने तो सारे फैसले पढ़े एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की, इररिफ्यूटेबल एविडेंस मुझे तो नहीं सामने आया। सारी जो कन्विक्शंस हैं वो पुलिस ऑफिसर्स की स्टेटमेंट्स की बेसिस पे इन्होंने कन्विक्शंस की हुए हैं और दर्जनों लोगों को इन्होंने कन्विक्ट किया है एक पैराग्राफ लिख के। कोई उन्होंने एविडेंस का एनालिसिस नहीं किया, दर्जनों लोगों को एक पैराग्राफ के बेसिस पे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी और बस एक पैराग्राफ में लिख दिया है इस स्टेटमेंट के बेसिस पे गिल्टी। तो जिस तरीके से ये फैसले सुनाए गए हैं इस पे बहुत बड़ा सवाल है। और आपने जो है इन ट्रायल्स को जिस तरह कंडक्ट किया गया है उसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है उनका भी एक ऑर्डर था कि आप 4 महीने में इन ट्रायल्स को खत्म करें। अब ये क्रिमिनल ट्रायल्स थी, लोगों की लिबर्टी का सवाल है,
बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपने अदालत को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मेरी नज़र में तो इससे ज़्यादा अहम केस हो ही नहीं सकता। क्यों सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि वो 4 महीनों में इनको कंक्लूड करे, इस पे भी मुझे इख्तलाफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की डायरेक्शन नहीं उन्हें देनी चाहिए एक क्रिमिनल केस में जहां लोगों की लिबर्टी इन्वॉल्व है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही थी कि ये जो केसेस थे वो रात 10 बजे तक वो केसेस सुने जा रहे थे, उनको पूरी तरह अपना केस भी पेश करने की कोशिश नहीं की। जो अदालतों का उस वक्त हाल होता था कि 30 लोगों का एक वक्त में केस चल रहा है, और जिस तरह ये जजमेंट आई है तो वो जो सारे फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के जो सवाल हैं वो अभी भी सामने हैं। तो जब ये कन्विक्शंस जो हैं वो चैलेंज की जाएंगी तो इन सब नुक्तों पे मेरी नज़र में एक स्ट्रॉन्ग चांस है कि जो अपील में अगर जो अदालत है वो इन पॉइंट्स को देखेगी और शायद इस जो ये कन्विक्शंस आई हैं इनको सेट असाइड भी कर दे इन ग्राउंड्स पे। तो हमने ये देखा कि एक वक्त था जब अदलिया पे ये उंगलियां उठती थी कि वो एक पार्टी की सहूलतकारी कर रहे हैं। अब हम दूसरी एक्सट्रीम पे आ गए हैं जब अदलिया की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं वो मुतनाज़ा हैं, उन पे सवाल उठ रहा है और कहने वाले कह रहे हैं कि अदलिया लगता है कोलैटरल डैमेज है इस लड़ाई में। मैं एक वाकया सुनाऊं जी, सरसरी अदालत का। हाँ। वो लंबा हो गया ना मुल्जिम का बयान। हाँ। अब जज इम्पेशेंट थे, उन्होंने कहा यार ये क्या है, ये तो आज मैं सज़ा ही नहीं सुना सकता। तो उन्होंने कहा जी जनाब आपके पास 10 मिनट हैं, 10 मिनट में अपना बयान कंक्लूड कर लें, मैं सजा भी सुनानी है। तो ये सूरत हाल ये है। अच्छा आमिर, मैं आपकी तरफ वापस आना चाह रहा हूँ। जिस तरह आप कह रहे थे कि ज़ाहिर है कि सरकार का एक ये मकसद नज़र आता है कि पार्टी को तोड़ना है, बिखेरना है, और हमने देखा भी कुछ लोग ज़ाहिर है कि थक भी जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, लेकिन आई वुड आर्ग्यू कि काफ़ी हद तक जो है वो पार्टी के इंटरनल डिफरेंसेस के बावजूद वो एक पर्सनालिटी के साथ खड़े हुए हैं। वरना कोई वजह समझ में नहीं आती कि ये जिन अराकीन पार्लियामान को नाअहल किया जा रहा है उसकी ज़रूरत ऐसा सच नहीं है, क्योंकि 2/3 आपने अचीव कर लिया, पार्लियामेंट आपके काबू में है, कंट्रोल में है। मजीद 8-9 या दर्जनों लोगों को जो अगर आप करते हैं, नाअहल करते हैं, सजाएं देते हैं, उससे सरकार क्या हासिल करना चाह रही है? शाहजेब, सरकार जो कुछ हासिल करना चाहती है वो छोटी चीज़ है। इस वजह से कि देखें ना कि अगर फर्ज किया एक इलेक्शन था, उस इलेक्शन के बारे में सवालात उठ रहे कि ये साफ इलेक्शन नहीं है, लेकिन जो लोग भी जीत के पहुंचे उस पार्लियामेंट के अंदर, तो वहां पर एक फैसला हुआ कि जो जीती हुई पार्टी है जिसको हुकूमत देनी है, उसका जो सरबराह है उसे हुकूमत नहीं देनी, ठीक है ना, उसके भाई को हुकूमत देनी है। और पार्लियामेंट जो है उसके अंदर हमने देखा कि जिस तरह की अभी तक जिस तरह रिदा भी बात कर रही थी कि उसकी तोड़ फोड़ अभी तक जारी है। किसकी सीटें लेनी हैं, किसको सीटें देनी हैं। जिनकी पार्टीज ने मिल के 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं की उनको अब 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। मुझे खौफ आता है कि इस 2/3 मेजॉरिटी देने के बाद उनसे क्या काम करवाया जाएगा। तो अगर फर्ज किया पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की हुकूमत है, जिस किस्म की हुकूमत का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और वो 3 सतूनों पे खड़ी हुई है, तो पार्लियामेंट जो है इस वक्त वो तो बिल इंतहाई कमज़ोर तरीन, बेशक इनके पास 2/3 मेजॉरिटी हो, ये कुछ करने के काबिल जो है पार्लियामेंट नज़र नहीं आती। दूसरी आ जाती है अदलिया। अदलिया के साथ जो कुछ किया गया है वो भी हमें पता है कि किस तरह जिस तरह जो है जो जजेस जो सीनियर थे उनको जूनियर बना दिया गया, जूनियर जजेस को ऊपर ले आया गया। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुआ वो हमें पता है। और ये जो जिस तरह रिदा बात कर रही थी, मुझे बड़ा कंसर्न है कि अगर फ़र्ज़ किया पीटीआई के बारे में जो केसेस हैं उनके फैसले 5 अगस्त को लाके करने थे या 5 अगस्त से 3 दिन पहले करने थे, और इन लोगों को पकड़ना था कि ये जो है मौजूद ही ना हो कुछ जलसा जुलूस करने के चक्कर में, चूंकि इनकी अब जो है रुकनीत ही ख़त्म हो गई है। तो उस सूरत में ये देखा जाएगा कि जो अदालतें हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो खामोश बैठी हुई है इसके मामले में। यानी जो कानून का प्रोसेस है उसको ना सिर्फ क्वेश्चनेबल कर दिया गया है, उसको स्लो भी कर दिया गया है। तो अगर अदलिया भी नहीं है और फिर हुकूमत जो है वो सिर्फ ये भाग भाग के काम कर रही है। इस्लामाबाद में बहुत से लोग जो हैं वो क्रिटिसिज्म करते हैं हंसते हुए कि प्राइम मिनिस्टर के केस के अंदर पीएम जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर है।
वो कभी कहीं पे जाते हैं दौरे करने, कहीं जो है मुल्कों से पैसे लेने। मेरी जो खबर है जो फ्रंट पेजेस पे छपती हैं और बेस को जो आप न्यूज़ बुलेटिन के अंदर भी चलाते हैं, वो 2-3 किस्म की हैं कि IMF ने कितने पैसे दे दिए या कितने पैसे नहीं दिए, वर्ल्ड बैंक क्या दे रहा है, जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे क्या मिलेगा हमें, या 3-4 जो दोस्त रह गए हैं वो हमें क्या देंगे, कौन सा रोल ओवर करेंगे। यानी मैं फिर वो इसलिए कह रहा हूँ कि देखें ये जो सारा ड्रामा चल रहा है ना, उसके अंदर जरूरी है कि एक इस तरह नजर आए कि एक्टिविटी तो हो रही है और उसके अंदर लोग जो है वो पेश हो रहे हैं, नहीं हो रहे, अदलिया जो है वो उनकी बात सुन रही है कि नहीं दे रही, उनको किसी किस्म का इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो लाइटली स्पीकिंग आई एम सॉरी टू से कि अब पहली दफा तहरीक इंसाफ जो है उसका जो नाम है उसके मानी जो है वो बन गए हैं कि ये एक ऐसी जमात है, तहरीक है जो इंसाफ के लिए कोशिशें करती फिर रही है। इसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हो सकता है 2-3 साल के अंदर जो है कुछ चेंजेस ऐसी आए, उसके अंदर जो है लीडर वो भी बात मान जाए कि ठीक है मैं बैठता हूँ किसी के साथ, मुझे बाहर निकाला जाए, 2 साल तो हो गए उनको, ठीक है ना। लेकिन अगर फर्ज किया उनके लिए दुनिया के बड़े मुल्कों के अंदर इश्तहार छपवा के अखबारों के अंदर वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनको इंसाफ मिल जाएगा, तो फिलहाल तो इस तरह नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। अच्छा, लेकिन सॉरी हमें यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ जाना है। होल्ड दैट थॉट, एक सवाल से और करेंगे दोनों मेहमानों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम 5 अगस्त के हवाले से बात कर रहे हैं कि आज PTI ने रैलियां निकालने की कोशिश की लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं निकालने दी। आमिर गौरी और रिदा हुसैन हमारे साथ हैं। आमिर, पहले जो हम बात कर रहे थे कि जाहिर है कि गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि ऑपोजिशन को तोड़े, उनके लोगों को थकाए, डीमोरलाइज करे। हो सकता है कि किसी हद तक ये बात इसमें गवर्नमेंट कामयाब भी हुई हो, लेकिन हमें तारीख ये बताती है कि ये जो इस तरह का जो जबर का निज़ाम होता है उसमें आर्जी तौर पे तो लगता है कि गवर्नमेंट सुरखरू हो रही है, लोग थक रहे हैं, लेकिन जब भी उन्हें फिर मौका मिलता है तो दे हैव देयर से। मेरे जहन में आ रहा है जब जनरल ज़िया के दौर में जिस तरह पीपल्स पार्टी को दबाया गया था, फिर 11 साल बाद जब जमाती इंतखाब हुआ तो लोग भूले नहीं थे कि भुट्टो के साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जी हम पे ये कर्ज है, हमें करना है। तो डू यू सी कि PTI जिस तरह से इवॉल्व हो रही है कि पॉपुलैरिटी, हम आज बाहर निकलते हैं, रोड पे लोगों से बात करते हैं तो सिंपथीज इमरान खान के साथ हैं, भले लोग बाहर ना निकलें, भले उनको वो महसूस करते हो कि हमें वायलेंस की तरफ नहीं जान रहा। ये जो सेंटिमेंट है ये कब तक आपके ख्याल में ये चल सकता है? आपने शाहजेब बहुत अच्छी मिसाल दी। 2 चीज़ें ऐसी हैं कि देखें, अगर फर्ज किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ था, ही वॉज इन अर्ली 50s जिस वक्त मतलब ही वॉज हैंग्ड प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, और फिर उनकी बेटी जो हैं शी वॉज प्रीटी यंग जब वो बाहर से वापस आई और 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी पाकिस्तान की, और वो भी 50s में थी जिस वक्त उन्हें शहीद कर दिया गया। नवाज शरीफ जो थे अर्ली 40s में थे जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनको जब बार बार निकाला गया, 2-3 दफ़ा उनको निकाला गया, बेनज़ीर भुट्टो मजबूर हुई अपने सेल्फ एग्जाइल के लिए, यहीं पे आपकी भी मुलाकात होती थी, हमारी भी मुलाकात होती रही, तो इनको ये टाइम मिल गया। अब PTI जो है बहुत अरसे तक, जिस वक्त इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के उरूज पे थे, यानी कि क्रिकेट से रिटायर होने के बाद, तो सियासी तौर पे उस तरह पॉपुलर नहीं हो सके। 96 में अपनी जमात बनाने के बाद हमने देखा कि उन्होंने एक दो जो कोशिशें की हैं, जब तक वो बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता लोग तंग आ गए ये देख के कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरह मैनेज होती है, मनूवर होती है, तो उसमें जो एक तो जो दुख वाली बात है वो ये कि पाकिस्तान में अभी भी सियासत जो है वो पार्टीज़ की सियासत नहीं है, वो पर्सनैलिटीज़ की सियासत है। और अब उसमें यह है कि इमरान खान जो हैं, क्योंकि वो भी अब 70 साल से बड़े हो गए हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर ये तो कहा जा सकता है कि ही इज़ नाउ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान। बट इफ़ ही इज़ इन जेल, इफ़ ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, तो फिर उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो उनके साथियों को, उनके सपोर्टर्स को, उनके फॉलोअर्स को तो इम्पैक्ट नहीं करेंगी। इस वजह से कि बहुत सारे लोग जो हैं, जिससे आपको पता है जिस तरह पार्टियां बनाई जाती हैं, बाज़ सेंट्रल एरियाज बन गए हैं, बाज़ सेंट्रल पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको भी कहा जा सकता है कि वो हार्ड कोर PMLN के लोग हैं या हार्ड कोर पीपल्स पार्टी के लोग हैं। इसी तरह इमरान खान के साथ कुछ लोग थे जिनको कहा जाता था कि ये हार्ड कोर इमरान खान की पॉलिटिकल ये साथी हैं, ये पहले किसी और जमात में नहीं थे। अब वो बेचारे भुगत रहे हैं उसी तरह जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भुगता था। देखना ये पड़ेगा कि इमरान खान जो है वो कब बाहर आते हैं और उसके बाद वो किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं। आई विश कि इमरान खान जो है वो अपनी नाराज़गी एक तरफ रखें और अपना सियासी जहन जो है इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन उसमें सिर्फ आखिरी बात इस वजह से आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। देखें शाहजेब, व्हेन ही वाज अ वेरी यंग मैन, ही वाज ट्रेन्ड टू बी अ फाइटर,
और एक ऐसे बॉलर के तौर पे जो कि जिनको ये कहा गया भाई अपने आपने पहली बॉल से अपने सामने अपोनेंट को जो है ना वो बाहर निकालना है, वो आप उसके लिए इन स्विंगर मारे, आउट स्विंगर मारे, बाउंसर मारे, बॉडी लाइन बॉलिंग कराएं, आपने खड़ा नहीं होने देना। वो अगले मुखालिफ जो बैट्समैन है उसकी कैपेबिलिटी पे है वो कब तक खड़ा रहे। ऐसे शख्स से ये उम्मीद करना उम्र के इस हिस्से में कि वो बातचीत के जरिए जो है वो सियासत के अंदर जो है लोगों के साथ बैठेगा और मसाइल का हल ढूंढेगा। असल चीज अपनी हुकूमत नहीं चलानी, अपने आप को नहीं मनवाना, ये सारे लोग माने मुए लोग हैं। अगर असल चीज जो थी वो पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, अवाम के मसाइल को हल करना है, ये पहले अपनी लड़ाइयां बंद कर लें, ये अपनी शख्सियत से बाहर निकलें तो शायद जो है वो सियासत आगे चलेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रिदा, मैं आपसे एक बहुत ही जनरल किस्म का सवाल पूछना चाहता हूं जो थड़े पे बैठे आदमी के जहन में आ सकता है कि अब तक ये होता था कि छोटी अदालत से फैसला आया, बंदे मुतमईन नहीं हुए तो वो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से मुतमईन नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, कि मतलब कहीं तो कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा। और एक उम्मीद बंदी रहती थी, कभी वो पूरी होती थी, कभी नहीं भी पूरी होती थी। आजकल के जो हालात हैं सियासी और कानूनी, क्या अब भी हमें ये उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए? 26वीं आईनी तरमीम के बाद मेरी नज़र में जो हमारी अदालतें हैं, सुपीरियर अदालतें, वो भी आज़ाद नहीं हैं। तो उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, मगर जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालतों का हाल है, जो एक आज़ाद अदलिया की बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको ही आपने एक तरह से तबाह कर दिया है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, जो आज़ाद जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको आपने साइडलाइन कर दिया है और आप लाहौर से ट्रांसफ़र करके जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले गए हैं। हमने देखा है कि जो चीफ जस्टिस हैं हमारे, उनको कैसे अपॉइंट किया गया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक कमेटी है जिसमें हुकूमत की अक्सरियत है जो चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। तो आपने अपनी अदलिया को, जो एक आज़ाद अदलिया होनी चाहिए प्रिंसिपली, उसको आपने हुकूमत के एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया है। ये भी लिखा गया है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी इवैल्यूएशन होगी, उनकी इवैल्यूएशन एक ऐसी कमीशन करेगी जिसमें हुकूमत के भी लोग होंगे। तो जब हुकूमत जो है वो हाई कोर्ट जजेस की इवैल्यूएशन करेगी अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उन जजेस को पता है कि हमारी इवैल्यूएशन हुकूमत के मेंबर्स ने भी करनी है, तो क्या वो जजेस आजाद फैसले देंगे? उनको पता है कि अगर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दिया है, कल को वही हुकूमत के मेंबर्स उनके ऊपर बैठे होंगे, उनकी इवैल्यूएशन कर रहे होंगे और फिर उनके खिलाफ भी वो इवैल्यूएशन दे सकते हैं। तो आपने अपनी अदालतों को तबाह कर दिया है, आपने अपनी अदालतों को एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो अब आईनी मामलात हैं वो एक आईनी बेंच सुनती है। जो फौजी अदालतों में शेरियों का ट्रायल था वो एक आईनी बेंच ने सुना। जो आईनी बेंच की कॉम्पोजिशन है वो भी एक ऐसी कमीशन करती है जिसमें हुकूमत के लोग बैठे होते हैं। जो अटॉर्नी जनरल है वो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी उस कमीशन में बैठे हुए होते हैं जो आईनी बेंच के जजेस डिसाइड करेंगे। तो जिन जजेस के सामने अटॉर्नी जनरल खुद जाके हुकूमत की दिफा करेंगे, हुकूमत की डिफेंस करेंगे, वो चुन सकते हैं कि किन जजेस के सामने वो हुकूमत की डिफेंस करें। तो जब इस तरह की आईनी तरमीम लाई, और हमने अभी बात की कि अब तो हुकूमत के पास ऐसे नंबर्स हैं कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम लाई गई वो तो उनको करने की जरूरत नहीं है। और अब ऐसी बातें की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से और कहा जा रहा है कुछ सहाफियों की तरफ से कि आईनी अदालत बनाई जाएगी, एक 27th अमेंडमेंट जो है वो भी लाई जाएगी। जो कुछ 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत नहीं कर पाई वो अब एक और आईनी तरमीम लाएंगे और उसके जरिए ये करेंगे। तो मेरी नजर में काफी वाज़ेह है कि इस मुल्क में इस वक्त ना तो कोई आइन है और ना ही कुछ कानून के मुताबिक चल रहा है। रिदा हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर गौरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तंजीम में आपका साथ दिया।